ये पूरा कांडे गांव है। यहाँ से लेकर के पूरा वो ऊपर जो बादल दिखाई दे रहे हैं वो बादलों तक पूरा गांव जो है कांडे की ही सरहद। इसी गांव में मैं यहाँ पर रहता हूँ और यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर ऊंचाई पर मेरा इंटर कॉलेज है जहाँ मैं अध्यापक हूँ। ये मधुबाला कांडपाल जी हैं जो हमारे इनका पति हूँ मैं और आप लगातार ये पूरा जो इस क्षेत्र में लगभग 8-10 नाली क्षेत्र में अपना उत्पादन करती हैं, चाहे तिल का हो, दाल का हो, मंडुवे का हो या सब्जी का हो। ये पूरा ऑर्गेनिक खेती करती हैं। यही आपका खाना बनता है? यही बनता है। इसी में हम लोग जो पुराने जमाने के भड्डू हुआ करते थे, इतने बड़े बड़े, इनमें हम लोग यहाँ दाल भात बना के खाते हैं। सर मेरे बच्चे भी सब इसी में रोटी खाना पसंद करते हैं और इसी में बनाते भी। बच्चों के बारे में भी बताइए। मेरे 3 बच्चे हैं। बच्चों ने यहीं प्राइमरी में पढ़ा है। बड़ी लड़की ने अभी PhD कर लिया है IIT गुवाहाटी से और छोटी लड़की पर्यावरण साइंस में PhD कर रही है पन्नगर कॉलेज से और लड़का अभी BSc करके अब आगे की तैयारी कर रहा है। लेकिन मेरे बच्चे चाहे कोई IIT में हो, सब खेती करना जानते हैं। यहीं सुनाड़ी में रह के हुई है सबकी प्राइमरी एजुकेशन। ऐसा एक जो भ्रम है लोगों का कि एजुकेशन के लिए महानगर में जाना पड़ता है, ये गलत है। मैं इसको स्वीकार नहीं करता। गांव से पढ़ सकते हैं और गांव से शहर वाले बच्चों से बेहतर पढ़ सकते हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 2 कदम में। ऐसी सोच जो समाज की दशा और दिशा बदल देती है, उसका नायाब उदाहरण है आज की वीडियो। उत्तराखंड के जल संरक्षण के सूत्रधार मोहन चंद कांडपाल जी के पिछले 34 सालों के सफर पर एक बेहद रोचक और प्रेरणादायक वार्ता सुनने को मिलेगी आज की इस वीडियो में। सर, मैंने आपके बारे में जाना, सुना, रिसर्च की और आज मुझे मौका मिला कि मैं आपसे मिल पा रही हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह की सोच आपने डेवलप की है वो सोच लोगों तक पहुँचे। मैं बचपन से जैसा स्वामी विवेकानंद जी से प्रभावित था काफ़ी, क्योंकि मैं रामकृष्ण मिशन आश्रम के बगल में मेरा कानपुर में घर। तो मेरे अंदर एक सोच तो था मैं गाँव में जाके कुछ करूँगा। अब प्रारंभिक दौर में कठिनाइयाँ बहुत थी। जब मैं सबसे पहले अपने गाँव कांडे आया था तो वहाँ से 3 किलोमीटर नीचे ये रिस्क नदी में मुझे नहाने के लिए आना पड़ता था और मैं जो कानपुर में 3 बार नहाता हुआ व्यक्ति गर्मियों में, उसको हफ्ते में 1 दिन मिल पाता था नहाने के लिए। पानी की इतनी बड़ी दिक्कत थी। 2 गगरी पानी मिलता था एक धारे पर, जिसके कारण बहुत सारी दिक्कतें थी। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने ये तय कर लिया मुझे गाँव में रहना है। संडे के दिन ये रिस्क नदी लगभग 3-4 किलोमीटर हमारे गाँव से है। उस दिन मैं यहाँ आता था कपड़े धोने के लिए या नहाने के लिए ढंग से। जो इस गांव है उसके गांव में एक आश्रम है, मंदिर है, मंदिर पर बच्चों को पढ़ाता था। तो मेरे लिए सबसे बड़ा आज तक वो बच्चा प्रेरणा का स्रोत है जिसने 3 में पढ़ता था बच्चा और किताब में पढ़ रहा था। तो किताब में लिखा हुआ था कि रोज नहाना चाहिए, रोज कपड़े धोने चाहिए। तो उसने मेरे से पहाड़ी में कहा था, माँ से यहाँ पीहे पाड़ने है, तुम नड़े बात कर। वो मेरे को काफ़ी, तो मेरा ध्यान इस तरफ को मोड़ा था उस बच्चे ने। उसके बाद हम लोग ने सुरेखेत क्षेत्र में कोशिश करी कि कैसे पानी बढ़ेगा। तो हमने सुरेखेत में एक सेमिनार किया बहुत बड़ा, जिसमें DD पंत जी जैसे, वालदिया जी जैसे, RD खुलवे जी जैसे, डॉक्टर ललित पांडे जी जैसे लोगों को बुलाया और गांव के लोगों को भी बुलाया। तो उनसे सब बहुत सारे विचार विमर्श के बाद सबने कहा कि जब तक महिलाएं आगे नहीं आएंगी तब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा। मनी ऑर्डर इकोनॉमी थी उस ज़माने में, 90 के, उसमें 1990 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे अब। तो उस वक्त तो महिलाएं ये मीटिंग्स वगैरह ये सब कुछ जानती नहीं थी। मैं कहता भी था गांव में एक मीटिंग चल रही किसी मुद्दे पर, आइए आप बैठ करने के लिए आओ। मतलब वो हमसे कहती थी सैनी लगे मीटिंग में आनी। तो लोगों ने कहा जब तक बांझ के पौधे नहीं होंगे, चौड़ी पत्तीदार नहीं होंगे, तब तक पानी जो है स्रोतों का सूखता जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है मैं लगवाऊंगा। विद्यालय के कैंपस से ही हमने शुरू किया था। बच्चों के माध्यम से ला करके पेड़ लगाए थे। वो आज जो जंगल है, उसके बाद फिर 1 गांव 2 गांव में महिला संगठनों से बात करी। बहुत कठिनाई हुई प्रारंभ में, बहुत ज़्यादा कठिनाई। नदी के विरुद्ध बहना इतना आसान तो नहीं होता है। महिलाओं को जागरूक करना, वो भी इस समाज के खिलाफ, समाज के विरुद्ध था वो बिल्कुल, कि ऐसा कैसे कर सकते हैं आप। लड़कियां 8 से ज़्यादा पढ़ती नहीं थी हमारे स्कूल में, लड़कियां आती ही नहीं थी। उस जमाने की सोच में महिलाओं को बातचीत करने के लिए समाज के मुद्दों पर, अन्य मुद्दों पर इकट्ठा करना और उसके बाद फिर उनको गांव से बाहर ला करके उनको समाज दिखाना, ये बहुत कठिन था, बहुत
पीड़ा झेली हम लोग ने, इसमें बहुत गालियाँ सुनी। अब मैं इस सीमा तक कह रहा हूँ कि गालियाँ झेली, यानी कि मार भी हमने इन सब मुद्दों पर खाई। तो उसके बावजूद हमने हार नहीं मानी। मेरे घर वाले भी विरोध करते थे, सब क्या करते रहते हो, लेकिन हमको एक जुनून था कि हमने करना है। तो 1 गांव 2 गांव होते होते हमने 82 गांव में महिला संगठन बनाए, और फिर उसके बाद उनका एक सामूहिक फेडरेशन बनाया, महिला एकता परिषद। और महिला एकता परिषद की अपनी एक पहचान है उत्तराखंड में, आज भी उसको जाना जाता है, देश के लेवल पर जाना जाता है। उन महिलाओं ने धीरे धीरे एक चेंज लाया, बौद्धिक चेंज जिसे हम कहेंगे। ये एक तो होता है कि प्रोजेक्ट बेस्ड चेंज, हमने कभी प्रोजेक्ट बेस्ड काम नहीं किया, हमको कभी सरकारी फंड ऐसा नहीं मिला। हमको ज़्यादातर लोगों ने सहयोग किया, डॉक्टर ललित पांडे जी ने सहयोग किया, और ये वीरवानी जी ने सहयोग किया, अन्य काफ़ी SK जैन साहब ने सहयोग किया। काफ़ी लोगों ने व्यक्तिगत रूप से हमको सहयोग किया कि आप कुछ कर रहे हो, हम आपको सहयोग करेंगे। हमने कभी प्रोजेक्ट नहीं लिया सरकार से। धीरे धीरे फिर हमारी सारी महिलाओं का जो बदलाव था, जो उनकी सोच बदली, तो उन्होंने ग्राम प्रधान के कामों में हस्तक्षेप करना शुरू किया, सरकारी कामों में हस्तक्षेप करना शुरू किया जहाँ गलत हो रहा था। उसके अतिरिक्त शासन प्रशासन पर बात करना शुरू किया, DM तक बात करना शुरू किया। तो उसके बाद कुछ चीज़ें बाद में तो ये दौर होने लगा कि अधिकारी जब गांव में आते थे तो ग्राम प्रधान के यहाँ नहीं जाते थे, पहले महिला मंगल दल के अध्यक्ष के यहाँ जाते थे। मेरा एक सोच और रहा है, महिला पढ़ी लिखी हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, उसकी एक समझ होनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ सरणे में पुष्पा रावत जी हैं, विधवा महिला है, अंत्योदय परिवार की है, सब कुछ संघर्ष करते, अनपढ़ है, लेकिन उसका काम इतना बेहतरीन था कि राष्ट्रपति महोदय APJ अब्दुल कलाम जी ने भी उनको अपने यहाँ बुलाया और उनको सम्मानित किया। उनसे भी वो अपनी बात कह के आई। तो ऐसा बोल्ड एकदम बात कहने का महिलाओं में ये जुनून आया। जो मैं पहाड़ आया उसका बहुत बड़ा कारण ये रहा कि जब मैं 84 में 12th का विद्यार्थी था, 12वीं का पेपर दे करके बहुत गैप हो जाता था उस ज़माने में, तो मैं गांव आ गया था कानपुर से। तो उसी वक्त मेरे को ये लग गया था कि जब ये पहाड़ हमारा इतना सुंदर है और हम इतना बढ़िया है, तो शहर में कानपुर में क्या कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि पिताजी वहीं जॉब करते थे, तो उस वक्त एक आंदोलन चल रहा था, शराब नहीं रोजगार दो। तो मैं उस आंदोलन में कूद पड़ा यहाँ आने के बाद। हालांकि मैं 12वीं का विद्यार्थी था, मुझे याद है आज भी 17 जून 1984 को कमिश्नरी का घिराव हुआ था नैनीताल में। इतने विद्वान उसमें थे, और उनकी बात जब मैंने सुनी तो मुझे लगा कि मुझे पहाड़ ही रहना चाहिए। उसके बाद फिर मैं, क्योंकि इंटर के बाद तो रह नहीं सकता था, पिताजी ने कहा तेरी अपनी इच्छा तो चलेगी नहीं, तो पहले अपना कोर्स पूरा कर ले, जो भी पढ़ना है पढ़ ले, उसके बाद तू कहीं भी जा। फिर मैंने MSc किया, लेकिन मैं फिर लगातार गांव आता रहा। 90 में जब मैंने MSc की परीक्षा पास की, तो उसके बाद मैं सीधे यहाँ आ गया। मैंने आकर के मंदिर में पढ़ाना शुरू कर दिया बच्चों को। जब पढ़ाना शुरू कर दिया तो उसी में ये सब सिलसिला चलता रहा। हमको जॉब भी चाहिए था, कुछ नहीं, लेकिन मैंने सोचा कुछ करते हैं 1 आध साल, उसके बाद देखेंगे, कहीं जाएंगे, कुछ करेंगे जॉब का। उसी बीच इंटर कॉलेज सुरईखेत में केमिस्ट्री लेक्चरर की पोस्ट खाली हुई, तो उन्होंने कहा आप MSc केमिस्ट्री हैं, आप यहीं आ जाइए। 34-35 साल से उसी इंटर कॉलेज में हूँ, लगभग 2 पीढ़ी सबकी पढ़ा दी है, तीसरी पीढ़ी की तैयारी चल रही है। आज के दिन बच्चा तीसरी पीढ़ी का भी आ गया है। उससे क्या हुआ कि समाज में हमको बदलाव लाने में बहुत आसानी हो गई। सब लोग हमारी विचारधारा को समझ गए। स्कूल के आसपास के ही महिला संगठन बनाए थे, सब लोग, ये अध्यापक होने का भी हमको उसमें फ़ायदा मिलता था। बिल्कुल, गांव में जाते थे, गांव में ही रहते थे। किसी भी गांव में मैं रात में चला जाता था, महिला संगठनों से रात बातचीत होती थी, दूसरे दिन फिर कॉलेज आ जाता था। इस प्रकार से महिला संगठनों में एक जबरदस्त जागृति है। 98 से लेकर के 2010 तक एक जबरदस्त परिवर्तन आया महिलाओं की सोच में। और उस वक्त महिलाओं ने यहाँ के क्षेत्र में पेड़ लगाने शुरू किए, बांस के। मतलब श्रमदान में केवल पेड़ का पैसा हम देते थे, खरीदवाते थे। तो उससे क्या होता था कि महिलाएं दिन रात जो है अपने, एक संगठन सोचता था, दूसरे संगठन से हम पीछे रह गए। तो इतने जंगल इन लोग ने लगाए, अपने व्यक्तिगत लगाए, बहुत बड़ी। बाद में महिलाओं ने कहा हमको इतनी दूर से पेड़ लाने पड़ते हैं, तो हम खुद ही पौधशाला बना देते हैं। तो बाड़ी जैसे गांव में, रणा जैसे गांव में, सिलंग जैसे गांव में, कांडे जैसे गांव में, इन सब गांव में महिलाओं ने अपनी पौधशाला तैयार कर दी। उनसे पौध अपने गांव में भी लगाए और बेचे भी। ये सब उन्होंने श्रमदान में किया। इसके लिए हमने उनको पॉलीथीन दी, एक मेला जैसा बना। उसमें हमको जरूर उत्तराखंड सेवा निधि से डॉक्टर ललित पांडे जी ने मुझे लगातार सहायता करी है इस काम के लिए, और लोगों ने भी की। तो वो बात धीरे धीरे आज अगर आप गांव में जा रही हैं तो आपको बांस के लाखों पेड़ दिख जाएंगे।
अभी आप जितने जंगल 9 तो अच्छे खासे जंगल हैं, साथ में जो विद्यार्थियों को हम लोग ने स्कूल से पेड़ दिए, किसी को 50, किसी को 100, किसी को 150, उनके भी अपने बच्चों के जंगल दिख जाएंगे छोटे मोटे। एक काम और करते चलाया था हमने बीच में, पर्यावरण शिक्षा संध्या केंद्र। जो प्राइमरी से बच्चा छूट जाता है तो शाम को 4 बजे से 7 बजे तक हमारे सेंटर में रहता था। उस सेंटर में हम ये कोशिश करते थे कि बच्चे को व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाए। उसमें गांव की सफाई है, नौले की सफाई है, बेकार के पॉलीथीनों में पेड़ लगाना है, अपने आसपास के गांव के पेड़ पौधों को जानना है, अपने गांव के पड़ोसी गांव को कौन कौन है जानना है, अपने नौलों को, धारों को जानना है, उसमें पानी कैसे आता है, ये सब शिक्षा हमारा था। साथ में जो हमने नौले धारे सूख रहे थे तो हमने बुजुर्गों से भी बात करी, उन्होंने कहा यहाँ पर खाव थे पहले, अब वो सब बंद हो गए हैं। वो खाल, चौड़ा खाल गांव का नाम है, वहाँ खाव ही था। वो खाल छतना खाल में बड़ा भारी खाव था, सारा गांव का पानी वहाँ इकट्ठा हो जाता था। मतलब हमारी जो पहली पीढ़ी वाले लोग थे वो तब से ये काम करते आ रहे थे। वो बीच में क्योंकि शहरीकरण हुआ, शहर की तरफ की दिशा गई, तो किसी ने आजादी के बाद इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया। सबका ये हुआ कि आर्थिक फायदा होना चाहिए, पैसा आएगा तो सब आ जाएगा वाला सोचा है। 2000 के बाद तो पलायन और तेज हो गया है। राज्य बनने के बाद तो पलायन में देख रहा हूँ बड़ी तेजी से बढ़ा है। जो सोचा था नहीं होगा वो और हो गया। सर अब ये बताइए, पानी बो पानी उगाओ ये क्या है और किस तरह से आप इसका संचालन करते हैं? देखिए, जैसा मैंने अभी बताया कि 2012 की जो मीटिंग थी जिसमें उस पानी को लेकर चल रही थी, नौलों में पानी सूख रहा था, तो एक बुजुर्ग महिला ने 80-82 साल की महिला ने कहा कि माँ साहब को खेतम पान बुने नहीं रहे, सब दिल्ली है नएगी, तो नौलू धारू में पान काम टियाल। मैंने कहा इसका मतलब क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि सारे जो खेत थे गांव के ऊपर, पहले खेत जितने भी होते थे छोटे छोटे खेतों में, उसने कहा हल जोतते थे और हम लोग उसकी निराई गुड़ाई करते थे उस खेत में। और खेत की जो मुडेर होती थी थोड़ी ऊंची होती थी, तो जितना बारिश होती थी उसी खेत में वो रुक जाती थी, वो जमीन के अंदर चला जाता था। और खेत का ढलान हल्का सा पहाड़ी की तरफ को होता था, जिससे कि खेत का पानी पहाड़ी की तरफ को जब पानी जमा हो जाए। तो उन्होंने कहा ये सब बंद हो गया, सब नई बहुएं, नए लोग, सब लोग दिल्ली चले गए। तो अब ये खेत सारे अस्त व्यस्त हो गए, मुडेरें टूट गई हैं, जो बारिश होती है सब बह जाती है, तो कोई पानी नहीं बो रहा, तो होगा कहाँ से? फिर हम लोग ने, मैंने देखा कुछ गांव में जा करके, ऐसे गांव जहाँ खेती हो रही थी वहाँ वास्तव में नौले भरे हुए थे, जैसे सिलंग जैसा गाँव। ऐसे गाँव जहाँ खेती बंद हो गई थी वहाँ पर क्या नाम कहते हैं, सारे नौले धारे सूख जा रहे हैं। जब कांडे जैसा गाँव, तो कई गांव में जब मैंने इसको रिसर्च की, मैंने की, विद्यार्थियों से करवाई, तो मैंने पाया वास्तव में बात सही है। तब हमने 2012 में एक नारा दिया, पानी बो पानी उगाओ। ये हमारा जो इसके पीछे सोच था कि अब सब खेतों में हल तो हम नहीं जोत सकते, तो हमने, क्योंकि मेरे ही पढ़ाए हुए विद्यार्थी हैं या रिटायर्ड लोग हैं जो दिल्ली में बैठ के या महानगरों में बैठ करके पहाड़ के बारे में बड़े चिंतित होते हैं, मुझसे भी कहते हैं कुछ करो, तो मैंने कहा आप सब लोग अपने खेतों में आकर के एक या तो हल जुतवाइए या उसमें खेत में खाव बना दीजिए, तालाब बना दीजिए, जिसमें वो बारिश का पानी उस तालाब में चला जाए, वही रिचार्ज करेगा नौलों को। और उसके लिए मैंने कहा हम सरकार से तो अपील नहीं कर सकते, सरकारी सिस्टम अपने तरीके से चलता है और लोग शायद सरकार व्यक्तिगत खेतों में खोदने के लिए पैसा भी ना दे, तो मैंने कहा आप लोग उसके लिए पैसा दीजिए। तो उसमें मुझे रिटायर्ड लोगों ने बहुत पैसा हेल्प करी। आज हम चाहे किसी का जन्म हो, किसी की मृत्यु हो गई है उसकी याद में, किसी की नौकरी लग जाती है उससे, जो हमारे पढ़ाए हुए 30-35 साल से विद्यार्थी हैं, शुरुआती दौर पर प्रेशर से मुझको कराना पड़ा कि देख तुझको ये कराना है, ज़्यादा पैसा नहीं, 3-4 हज़ार रुपये लगता है खाव में, एक खाव में बना। अब वो धीरे धीरे एक ट्रेंड बन गया है, लोग अब अपने आप में पैसा दे रहे हैं। खेत लगभग हमारी रिस्कन नदी के 40 गाँव में लगभग 15 लाख रुपए का खर्च जो है जनता कर चुकी है अपने पैसे। लोग अभी भी पैसे का खेतों में खाव बनाने के लिए कहीं कमी, अभी आज की तिथि में भी मेरे पास लोगों के प्रस्ताव हैं कि हम हमारी तरफ से 2 खाव बना दीजिए, हमारी तरफ से 4 खाव बनवा दीजिए। ऐसा नहीं कि सिलसिला जनता नहीं देती है, ऐसा नहीं है। जनता को समझ में आ जाना चाहिए कि ईमानदारी से काम हो रहा है और अच्छा काम हो रहा है, इसका प्रभाव है, तब जनता का। आपने वो सोच और वो दिशा और वो राह उनको दिखा दी है और अब जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उस सोच के साथ आगे बढ़ रही है। अब ऐसा कोई भी, जब हम कोई सामाजिक काम करते हैं, सरकारी प्रोजेक्ट हो, मेरा अपना मानना है, सरकारी प्रोजेक्ट हो या किसी एनजीओ का प्रोजेक्ट हो, प्रोजेक्ट को हम तभी सफल मानना चाहिए जब उसको जनता खुद ही फॉलो कर ले, जनता उसमें आगे आ जाए और वो आगे सिलसिला चलता रहे। अगर वो प्रोजेक्ट तक रहा उसके बाद ख़त्म हो गया, तो फिर चाहे सरकारी योजना हो,
और यही हो रहा है क्योंकि प्रोजेक्ट जनता के हिसाब से नहीं आ रहे हैं। तो अब सरकार की बारी है, हमने सरकार से भी लिखा, प्रधानमंत्री जी को भी लिखा, जल मंत्रालय को भी लिखा, मुख्यमंत्री को भी लिखा, डीएम साहब को भी लिखा है कि ये जो रिस्कन नदी 40 किलोमीटर की है जो 2005 में पूर्ण रूप से सूख गई थी, इसमें 4 फीट नीचे खड्डा खोद करके हमको पानी निकालना पड़ा था। मैं खुद रिस्कन नदी के बगल में रहता हूँ, 4 फीट खोद करके बीच नदी से पानी निकालना पड़ा था। तो हमने कहा इसको बचाना तो पड़ेगा। तो जो अगला मेरा जीवन है वो इसी रिस्कन नदी को बचाने के लिए पूरा का पूरा लगे हुए हैं हम लोग। अब उसमें खाव बनाए और नमामि गंगे में मैंने अपील करी है कि इसको रखा जाए, जिससे कि हर 100 मीटर पर इसमें चेक डैम बना दिए जाएं, मजबूत सीमेंटेड अच्छे। ऐसे चेक डैम नहीं कि नीचे से पानी निकल रहा है, ऐसा नहीं, उससे फ़ायदा नहीं होगा। तो देखिए सरकार ने उसमें कहा तो है, हम इस पर विचार कर रहे हैं करके, अगर वो इसको ले अपने उसमें लेते हैं तो जो जनता तो अपने खेतों में बना रही है। तो ये सिलसिला चल रहा है। और जो मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी हैं, चाहे महेश फुलारा हों, चाहे अमित जी हों, चाहे अन्य कई विद्यार्थी मेरे, जो अब इस सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं, जो गांव में ही रहते हैं। अन्य कई विद्यार्थी जिन्होंने उन पेड़ों को लगाया था स्कूल में, वो विद्यार्थी भी आज अगर इस क्षेत्र में अध्यापन का काम कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई ग्राम प्रधान है, कोई डेयरी का काम चला रहा है। तो वो लोग ये इस विचारधारा को मरने नहीं दे रहे हैं, लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। यही हमारी उपलब्धि है। पलायन हो चुका है और पलायन को रोका भी नहीं जा सकता है, क्या किया जा सकता है ताकि एटलीस्ट कम से कम इसको यहीं पे रोका तो जा सके? मुझे याद है मैं जब आया था तो गांव के अंदर जाड़ों में एक भी झाड़ी जो थोड़ी मोटी होती है लेंटेना तक, उसकी सारी लकड़ियां काट के लोग जाड़ों में ढेर लगा देते थे। एक पेड़ मुझे याद है, मैं 92 में मेरी शादी हुई थी, तो जंगल में पेड़ों का नीलाम हुआ था सूखी लकड़ी का, और मेरे लिए थोड़ी रियायत की गई थी कि चलो भाई तुम इस बार शादी है तुम्हारे यहाँ, तुम इसको जो है ले लो। धीरे धीरे पलायन के कारण ऐसी स्थिति हो गई कि लोग गांव से छोड़ के चले गए। ये जंगल जो है हमारा, यहाँ घास काटने के लिए नंबर लगता था। जंगल से जब बाहर निकलते थे तो घास तौली जाती थी कि इतने पौंड ही दिया जाएगा एक फैमिली को, ज्यादा क्यों काट लाए। ये मैंने देखा है, तौलता था उसको भी मिलता था थोड़ा सा घास, से पूरी घास साफ हो जाती थी। और आज हम जहाँ खड़े, कोई घास काटने वाला नहीं है, कोई झाड़ी काटने वाला नहीं है, कोई जंगल से लकड़ी लाने वाला नहीं है। अभी आप रास्ते में देखिए पूरी झाड़ियां हो गई हैं। अक्टूबर नवंबर के महीने में अगर एक तरफ से आग लगना शुरू हुई तो पूरा का पूरा जंगल को साफ कर दिया। अब उन झाड़ियों में क्या हो गया है, कहीं सुअर आ गए हैं, कहीं बंदर आ गए हैं, कहीं क्या नाम कहते हैं तेंदुआ आ गया है। तो जो लोग गाँव में 8-10 परिवार रह गए हैं, उनका जीना इतना मुश्किल हो गया है कि मैं ये कदाचित नहीं कह रहा हूँ कि वो झाड़ी में आग नहीं लगा रहे होंगे। उनको कितना समझाते हैं हम लोग कि आग नहीं लगनी चाहिए, लेकिन उनका जो प्रश्न है वो भी है कि हमको बचना भी है इसी गांव में। तो पहले से रुद्री देवी या नंदी देवी जो जंगलों को बचा रही थी घास काट करके, पिरूल ला करके, वो सब लोग तो पर्यावरणविद हुए नहीं। पर्यावरणविद आप सब लोगों ने बना दिया मोहन काटपाल को। जब बचाया तो जंगल उन्होंने था, जो गांव की महिलाएं बुजुर्ग थी, वो जर्जा थी, वो बचाती थी जंगल को। आपने उसके महत्व को सरकार ने या पूरे लोगों ने समझा ही नहीं। तो आज अब आप नई पीढ़ी कोई नहीं जाने वाली है जंगल में, पूरा का पूरा खत्म हो जाना है। गवर्नमेंट को अगर इसको बचाना है तो एक जंगल का 4-5 लोगों को, जो लड़के हैं, उनको ठेका देना पड़ेगा कि इस जंगल की जिम्मेदारी आपकी है, यहाँ आग नहीं लगनी चाहिए, आग लगी तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। कुछ नई योजनाएं सिस्टम बनाना चाहिए, नहीं तो ये जंगल सारे के सारे चल जाएंगे। हमको याद है कांटे से मुर्दा जा रहा था, जंगल में आग लग गई, उन्होंने मुर्दे को रोका, 2 लोग मुर्दे को देखते रहे, अन्य लोग आग पहले बुझाने गए। सीलंग में रात को 1:30 बजे महिलाओं ने जो अपना जंगल बनाया था, उस सीलंग में 1:30 बजे रात को महिलाएं जंगल बुझाने के गई। बगल में सरकारी जंगल में भी आग लगी हुई थी। मैंने कहा इसको क्यों नहीं बुझाए, बोले ये सरकारी है। तो ये जो आपने गाँव से धीरे धीरे जंगल हटा दिया अपनी स्कीम से, अपने लोगों की सोच से, उससे गांव वाले अब हट गए। अब आप कह रहे हो गांव में जागरूक करो, अब तो गई बात। अब गवर्नमेंट को कुछ ठोस पहल करनी पड़ेगी, तब ये उत्तराखंड बचेगा, तब यहाँ के गांव बचेंगे, तब यहाँ का पर्यावरण बचेगा। लंबे समय से आप इस काम से जुड़े हुए हैं, आपका लोगों से मिलना भी रहा होगा, सरकारी विभागों से, क्या एटीट्यूड रहता है और क्या आपके अनुभव हैं? वो लोग अपनी तरफ से सहयोग तो करते हैं। अब विचारों में इसमें लेना चाहते हैं, लेकिन जो
जिस प्रकार से हम लोग मैं काम करता हूँ या हमारी टीम जो काम करती है उसमें थोड़ा सा अंतर है। हम लोगों को कहीं पर अगर लगता है कि ये गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ एकदम महिलाएं आवाज़ भी उठा देती हैं, जो शायद सरकारी सिस्टम पसंद नहीं करता है। तो सरकारी सिस्टम ये तो कहता है कि आप हमको बताइए कुछ हम कर देंगे, लेकिन उनकी कुछ जैसे हमने कहा है हाँ 100% बांझ लगना है और पेड़ नहीं लगने हैं, चीड़ नहीं लगना है या अन्य पेड़ नहीं लगने हैं, तो वो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब मैं कभी मीटिंग्स वगैरह में जाता हूँ या किसी बड़ी मीटिंग्स में ऐसे रिटायर्ड लोगों की मीटिंग में जाता हूँ, शहरों में जाके बात करता हूँ, दिल्ली में जाके बात करता हूँ या क्या नाम कहते हैं अल्मोड़े में बात करता हूँ या हल्द्वानी में बात करता हूँ, तो उसमें एक बड़ा समुदाय ऐसा है जो शहर में रह कर के गाँव का चिंतन तो करता है लेकिन खुद कुछ करना उनके लिए संभव नहीं हो पा रहा है। वो केवल एक चिंतन तक सीमित रह जा रहा है। इसके लिए मैंने सभी से अपील करी है बराबर कि आप लोग गांव में जाइए और गांव वालों के अनुभव लेकर के काम करिए, क्योंकि गांव में एक से एक अनुभव। देखिए वो बूढ़ी महिला ने मुझको बता दिया कि पानी उगाओ तब तुम्हारा बोओगे, नहीं तो उगेगा कहाँ से। और सरकारी सिस्टम का यही प्रॉब्लम है कि उनको कोई भी कार्यक्रम ऊपर से ला करके यहाँ किसी भी हालत में इम्प्लीमेंट कराना है, वो उनकी ज़रूरत है या नहीं है। जैसे हम लोग ने एक कार्यक्रम चला रखा है सामूहिक बचत कार्यक्रम, ये 1996 से चल रहा है और अभी तक चल रहा है गांव में महिलाओं का, और उसमें पूरे गांव की महिलाएं जुड़ी हुई हैं। 10-20 रुपये जमा करते हैं और अपना सहायता अपने आप करती हैं एक दूसरे की। उसको किसी सरकारी ढांचे में हम लोग ने फिट नहीं किया, उसकी जगह स्वयं सहायता समूह जो चलते हैं वो अच्छा है कार्यक्रम, आर्थिक डेवलपमेंट पर केवल फोकस है। और हमारा जो सामूहिक बचत कार्यक्रम है वो ग्राम प्रधान के कार्य को भी देखेगा, सरकारी कार्य को भी देखेगा। गांव की सारी महिलाएं एक जगह मीटिंग करेंगी तो वो सभी मुद्दों पर चर्चा भी करेंगी। देखिए गाँव में गरीब लोगों की समस्या क्या है? गरीब लोगों की समस्या है कि कल सवेरे उनको 2000 रुपया चाहिए, तो वो तो आप स्वयं सहायता समूह से नहीं दे पा रहे हैं। महिलाओं से कहा गांव में रखिए आप लोग, जब किसी गरीब महिला को जरूरत पड़े तो दूसरे दिन दे दीजिए। उसका बच्चा बीमार हो गया, उसको जाना है हॉस्पिटल रानीखेत दिखाने के लिए, वो फिर किसी सामंत के पास जाएगी, फिर सामंत सिस्टम को अपने हिसाब से चलाएगा। यही सब गड़बड़ है। तो अगर महिलाओं को आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से आपने डेवलप करना है तो उसको थोड़ा फ्रीडम देना पड़ेगा, उसको एक सरकारी ढांचे की तरह नहीं चलाना है। और वो हमारे यहाँ सामूहिक बचत कार्यक्रम में महिला संगठन के बाद 96 से आज तक 4 से 4.5 लाख रुपया जमा है। अपने नियम है, अपने गांव के कानून है और वो टूटता भी नहीं है। हम लोग जाएं न जाएं, वो एक ऐसा सिलसिला चल गया है जो अब रुकता ही नहीं है, वो उसको लगातार चला रही है। पर आप बताइए 96 से आज ये 2024 आ गया, अभी तक चल रहा है। एक कोई कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के आए तो उन्होंने कहा ये सिस्टम आप चला कैसे रहे इतने साल? हमने कहा हम चला ही नहीं, खुद ही चल रहा है। जिस तरीके से हमारी जो शिक्षा है उसमें हम कम्युनिटी लेवल की तो बात करते हैं, लेकिन ऐसा रियलिटी होता नहीं है। आपने एक एग्जाम्पल सेट की, जो हमारे आसपास नदी है उसको तो हम लोग स्टडी नहीं करा रहे। मेरा प्रयास रहा है कि अगर रिस्कन नदी नागार्जुन से बह करके तिपोला तक बहती है तो इसकी पदयात्रा करा करके बच्चे जाने कि हमारी नदी क्या है, इसमें पानी कम क्यों हो रहा है, ये सिखाने का प्रयास हम लोग ने किया है। चाहे पानी के और पेड़ लगाना है तो जैसे हमने अपने इंटर कॉलेज में पिछले 90 में से शुरू किया था। इंटर कॉलेज के अंदर एक अच्छा बांस का जंगल बन गया। फिर स्कूल कैंपस में तो जगह है नहीं, तो हम लोग ने एक गांव में जगह ले ली। एक गांव वालों से प्रस्ताव पास करा के कि हमको इतनी जगह दे दीजिए और हम अपने बच्चों के माध्यम से यहाँ पर बांस का जंगल बना देंगे। ऐसे कुछ प्रैक्टिकल काम भी जोड़ने होंगे। और यही मेरी वाइफ बिल्कुल गांव की हैं, जिन्होंने पूरा जीवन गांव में बिताया है। क्योंकि मुझे इस बात का संज्ञान था कि अगर मुझे गांव में रहना है तो मोहन कांडपाल तुम गांव के किसी से अनुभवी महिला लड़की से शादी करो जो खेती पाती और गांव में रहना जानती है। एक बात क्लियर है, गांव के बच्चे के अंदर बहुत अच्छा स्टेमिना होता है, उसको मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो गरीब बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप एक सर्वे करेंगे ढंग का हाई एजुकेशन पर या IITs में या इन सब चीजों में, ये जो हमारे ब्यूरोक्रेसी में, इनमें सब में, तो इसमें आपको सरकारी स्कूल से पढ़े हुए बच्चे बहुत मिल जाएंगे। हम उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं सामने। सब लोगों को मिल करके, जो महानगरों में रह रहे हैं तो उनको गांव की तरफ थोड़ा सा रुख अपना करना चाहिए। गांव में बातचीत करेंगे, गांव के लिए कुछ करेंगे, उत्तराखंड के लिए कुछ करेंगे, तो निश्चित रूप से नई पीढ़ी को एक संदेश मिलेगा। उदाहरण के तौर पर आप हैं, आप ही को हम मान लेते हैं। आप पहाड़ में आके रह रही हैं रिटायरमेंट के बाद, और रह नहीं रही हैं, बहुत से लोग रह रहे हैं। उसके साथ साथ मैं आपको लगातार देखता हूं कि आप वीडियो के माध्यम से
गांव की आवाज को, बिल्कुल छोटे छोटे जो काम कर रहे हैं उनकी आवाज को बाहर तक ले जाने का प्रयास कर रही हैं। तो कौन क्या योगदान कर सकता है उत्तराखंड के विकास में, वो चीज सबको करनी चाहिए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इतने पिछड़े क्षेत्र में आई और हम लोग की बात को